हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं भय कुमार क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 सरल रेखा में गति मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक्स है सरल रेखीय गति, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्थिति, पोजीशन, पथ लंबाई, पाथ लेंथ और डिस्टेंस एवं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति को डिस्कस करने के पहले मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं हिंदी मीडियम में डिस्कस करूंगा। इसका इंग्लिश वर्जन पहले ही इंग्लिश मीडियम के वीडियोज में किया जा चुका है। तो शुरू किया जाए इस वीडियो को। सबसे पहले सरल रेखीय गति, मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और वन डायमेंशनल मोशन। सरल रेखीय गति को एक विमीय गति भी कहा जाता है। तो सरल रेखीय गति या एक विमीय गति। अब सरल रेखीय गति क्या है? अंग्रेजी में इसे रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। रेक्टिलिनियर मोशन, जब कोई कण या पिंड किसी सरल रेखा के अनुदिश, जैसे कि सीधी सड़क पर गतिशील हो, ताकि समय के साथ उसके गति की दिशा परिवर्तित न हो, तो उस कण या वस्तु की गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। इसे आप लोग नोट कर लें, इसकी परिभाषा, सरल रेखीय गति की परिभाषा को। जब कोई कण या पिंड सीधी रेखा पर या सरल रेखा पर, जैसे कि सीधी रेखा या सरल रेखा पर या सीधी रेखा के अनुदिश सरल रेखा पर गतिशील होता है, तो इसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। तो इसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। सरल रेखीय गति, जिसे अंग्रेजी में रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है, तो सरल रेखीय गति को एक विमीय गति भी कहा जाता है। इसलिए कि सरल रेखीय गति में, चूंकि सरल रेखीय गति केवल एक नियामक अक्ष के अनुरेख हो सकती है, या तो एक्स अक्ष की दिशा में, या वाई अक्ष के अनुरेख, या जेड अक्ष के अनुरेख। अर्थात तीनों नियामक अक्षों में से, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में से, एक्स वाई जेड में से केवल एक ही नियामक, या तो एक्स नियामक परिवर्तित होगा समय के साथ, या वाई नियामक परिवर्तित होगा, या जेड नियामक परिवर्तित होगा। तो चूंकि समय के साथ सरल रेखीय गति में तीन नियामकों में से, एक्स वाई एवं जेड तीन नियामकों में से, थ्री कोऑर्डिनेट्स में से केवल एक नियामक ही परिवर्तित होता है, या तो एक्स नियामक हो, या वाई नियामक हो, या जेड नियामक हो। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कण या पिंड की गति केवल एक नियामक अक्ष के अनुरेख होती है, केवल एक नियामक अक्ष के अनुरेख होती है, या तो एक्स अक्ष की दिशा में, या तो एक्स अक्ष के अनुरेख, या वाई अक्ष के अनुरेख, या जेड अक्ष के अनुरेख सरल रेखीय गति में। अतः सरल रेखीय गति को एक विमीय गति भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लें। सरल रेखीय गति को क्यों कहा जाता है? इसलिए कि सरल रेखीय गति में केवल तीन नियामकों में से एक ही नियामक परिवर्तित हो सकता है समय के साथ, या कण या पिंड की गति केवल एक सरल रेखा, मतलब एक नियामक अक्ष के अनुरेख हो सकती है, या तो एक्स अक्ष के अनुरेख होगी, या वाई अक्ष के अनुरेख होगी, या जेड अक्ष के अनुरेख होगी। अतः सरल रेखीय गति को एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है। तो सरल रेखीय गति को
एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन अंग्रेजी में एक विमीय गति भी कहा जाता है। अब सरल रेखीय गति का या एक विमीय गति के कुछ उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण, गुरुत्व के प्रभाव में किसी पिंड की उदग्र गति। जब किसी पिंड को ऊंचाई से छोड़ दिया जाए किसी निश्चित ऊंचाई से, तो वह गुरुत्व के प्रभाव में, पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में नीचे की ओर सीधी रेखा में गति करता है, तो इसे उदग्र गति कहा जाता है। इस गति को उदग्र गति, जो कि क्षैतिज दिशा के लंबवत हो, उस गति को उदग्र गति कहा जाता है। तो गुरुत्व के प्रभाव में किसी पिंड की गति, गुरुत्व के प्रभाव में किसी पिंड की नीचे की ओर उदग्र दिशा में गति, यह एक विमीय गति का उदाहरण है। जैसे किसी पेड़ से फल का गिरना, तो उसकी गति भी सरल रेखीय गति होगी, उदग्र गति है गुरुत्व के प्रभाव में, पृथ्वी के गुरुत्व के बल के प्रभाव में, लेकिन सरल रेखीय गति है। तो गुरुत्व के प्रभाव में मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति, यह पहला उदाहरण हो गया सरल रेखीय गति का। गुरुत्व के प्रभाव में मुक्त रूप से, मुक्त का मतलब स्वतंत्रतापूर्वक, फ्रीली, मुक्त रूप से या स्वतंत्रतापूर्वक, फ्रीली, अंग्रेजी में फ्रीली कहेंगे, मुक्त रूप से गिरते पिंड की उदग्र गति, पिंड की उदग्र गति, वर्टिकल मोशन। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, पहला एग्जाम्पल सरल रेखीय गति का। दूसरा उदाहरण बहुत आम है, कॉमन है, जिस उदाहरण को हम लोग डेली फॉलो भी करते हैं या देखते भी हैं। सीधी सड़क पर किसी मोटर कार की गति, या सीधी सड़क पर किसी आदमी की गति, या सीधी सड़क पर किसी साइकिल सवार की गति, ये सारा दैनिक जीवन में हम लोग खुद भी करते हैं या प्रेक्षण करते हैं, देखते हैं दूसरी चीज़ों को सीधी सड़क पर, सीधी रेखा पर गतिशील होते हुए। तो दूसरा उदाहरण, सीधी सड़क पर किसी मोटर गाड़ी या साइकिल सवार की गति, मोटर गाड़ी या किसी पैदल चलते हुए आदमी की गति, सीधी सड़क पर, जहाँ सड़क सीधी है वह सरल रेखीय गति होगा। किसी मोटर गाड़ी, सीधी सड़क पर किसी मोटर गाड़ी की गति। इसके अलावा सीधी रेल पटरियों पर ट्रेन की गति, वह भी सरल रेखीय गति होगा, जो कि सीधी रेखा पर हो रहा है, इत्यादि। ये सभी सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करना है निर्देश तंत्र, स्थिति, पथ लंबाई एवं विस्थापन। लेकिन स्थिति को डिस्कस करने के पहले निर्देश तंत्र, चूँकि स्थिति को, किसी कण की स्थिति या पिंड की स्थिति को निर्धारित करने के लिए किसी निश्चित बिंदु या स्थिर चीज़ की ज़रूरत होगी, और उस स्थिर चीज़ को निर्देश तंत्र कहा जाता है। तो हम निर्देश तंत्र को डिफाइन करें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अंग्रेजी में निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी कण या पिंड या वस्तु की स्थिति को निर्धारित करना हो, उसका वेग को मापना हो, त्वरण को मापना हो, तो एक स्थिर चीज़ की ज़रूरत होती है, एक स्थिर बिंदु या स्थिर चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसे निर्देश तंत्र कहा जाता है। तो किसी कण या पिंड की स्थिति का मतलब लोकेशन, कहाँ पर वह स्थित है। तो किसी पिंड की स्थिति, वह स्थान जहाँ पर कोई पिंड स्थित है, तो उसको मापने के लिए एक निश्चित बिंदु चाहिए। वहाँ से वह जितनी दूरी पर स्थित होगा, वही उस कण की स्थिति होगी, वह बिंदु उस कण की स्थिति होगी। तो किसी कण या पिंड की स्थिति, वेग, त्वरण इत्यादि को मापने के लिए जिस स्थिर बिंदु या स्थिर चीज, जिस स्थिर बिंदु या स्थिर चीज की ज़रूरत होती है,
उसे निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। निर्देश तंत्र कहा जाता है। व्यवहार में निर्देश तंत्र तीन नियामक कक्षों, तीन परस्पर समकोणिक नियामक कक्षों का एक निकाय है, सेट है, जिसके कटान बिंदु को मूल बिंदु ऑरिजिन मान लिया जाता है और उस बिंदु से किसी बिंदु पर स्थित किसी कण की स्थिति, वेग या त्वरण को मापा जाता है। तो तीन परस्पर लंबवत नियामक कक्षों के निकाय को निर्देश तंत्र के रूप में व्यवहार किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि भौतिकी में तीन परस्पर लंबवत या समकोणिक नियामक कक्षों x, y तथा z अक्षों के नियामक कक्षों के निकाय के सेट को निर्देश फ्रेम या निर्देश तंत्र के रूप में उपयोग या व्यवहार किया जाता है तथा इस निकाय अर्थात तीनों परस्पर लंबवत नियामक कक्षों के कटान बिंदु O को मूल बिंदु मान लिया जाता है और इस मूल बिंदु से किसी कण की स्थिति, वेग या त्वरण का मापन किया जाता है। जैसे अगर इस निर्देश फ्रेम में कोई कण अगर P बिंदु पर स्थित है तथा उसकी स्थिति x नियामक x है, y नियामक स्मॉल y तथा z कण की स्थिति x, y, z और समय t पर, तो उसके P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को, निर्देशांकों को हम x, y, z तीनों स्थिति सदिश हो गया, स्थिति निर्देशांक हो गया, तीनों स्थिति निर्देशांक हो गया, पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया तथा टाइम t हो गया। और मूल बिंदु से अगर इस स्थिति को मापना हो तो मूल बिंदु से P बिंदु को हम ज्वाइन कर देंगे, एक रेखा के द्वारा मिला देंगे और अब इस निर्देश फ्रेम x, y, z नियामक कक्षों का सेट के मूल बिंदु से O से P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के द्वारा इसकी स्थिति को दर्शाया जा सकता है, इसके स्थिति सदिश को, जिसे OP रेखाखंड तथा दिशा O से P की ओर होगी, जिसे R वेक्टर संकेत से सूचित किया जाता है, जो कि P बिंदु पर स्थित किसी कण या वस्तु की स्थिति सदिश को निरूपित करता है। OP रेखाखंड, OP वेक्टर, OP के ऊपर तीर लगा देंगे, OP रेखाखंड के ऊपर, जो OP सदिश हो गया, जिसे R वेक्टर से सूचित किया जाता है। OP रेखाखंड, OP वेक्टर इजकल टू OP वेक्टर, OP के ऊपर तीर का निशान, OP सदिश इजकल टू R सदिश, स्मॉल r से कण P की स्थिति सदिश को मूल बिंदु O के सापेक्ष, जो कि तीनों नियामक कक्षों का परस्पर तीन लंबवत नियामक कक्षों का कटान बिंदु है, तो इस बिंदु से P बिंदु की जो दूरी को P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के द्वारा बिंदु P पर स्थित कण या वस्तु की स्थिति सदिश को दर्शाया जा सकता है, मापा जा सकता है। तो OP वेक्टर इजकल टू OP सदिश इजकल टू R सदिश, R वेक्टर, ये स्थिति सदिश हो गया, P बिंदु की स्थिति सदिश हो गया मूल बिंदु A के सापेक्ष। तो निर्देश फ्रेम कई हो सकते हैं, निर्देश तंत्र कई हो सकते हैं, उसका चुनाव करना पड़ता है, वह स्थितियों पर निर्भर करेगा। जैसे कि किसी सीधी सड़क पर अगर किसी मोटर गाड़ी गतिशील है किसी सीधी सड़क पर, तो उसकी स्थिति को, मोटर गाड़ी की स्थिति को उस सड़क पर लगे हुए माइलस्टोन, मील का पत्थर, या उस मोटर गाड़ी में मील का पत्थर में लगे निर्देश तंत्र से, या उस गाड़ी में, उस मोटर गाड़ी में कोई सवार है, अगर कोई व्यक्ति सवार है तो उसमें लगे उससे जुड़े निर्देश तंत्र
के सापेक्ष उस कार की स्थिति को मालूम किया जा सकता है। अब उस मोटर गाड़ी, सपोज करते हैं वह कोई मोटर कार है, उसमें कोई सवार आदमी व्यक्ति से जुड़े निर्देश तंत्र के सापेक्ष उस कार की स्थिति शून्य होगी, अर्थात मोटर गाड़ी में बैठे आदमी के सापेक्ष मोटर कार विरामावस्था में होगी, मतलब उसका स्थिति शून्य होगा। परंतु रोड पर खड़े किसी दूसरे व्यक्ति या रोड में लगे मील का पत्थर, माइलस्टोन के सापेक्ष वह कार गति में होगा, उसकी स्थिति होगी 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर उस मील के पत्थर से। तो यह स्थिति अगर जिस निर्देश फ्रेम में जैसे कार में ही निर्देश फ्रेम, जैसे कि उसके अंदर बैठे आदमी से जुड़ा हुआ निर्देश तंत्र है, तो उसके सापेक्ष अगर मोटर कार की स्थिति देखेंगे तो उसकी स्थिति शून्य होगी, क्योंकि मोटर कार के साथ साथ वह आदमी भी जिसके साथ निर्देश तंत्र जुड़ा है, मोटर कार के साथ साथ वह आदमी भी गतिशील है, मतलब निर्देश तंत्र भी उसके साथ साथ ही गतिशील है। तो उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या होगी? शून्य होगी। कार को विरामावस्था में माना जाएगा उसी में स्थित आदमी के सापेक्ष, लेकिन बाहर खड़े किसी आदमी के सापेक्ष या मील का पत्थर, माइलस्टोन के सापेक्ष उस कार की स्थिति होगी, दूरी होगी 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर। समय के साथ जितना उसका उस माइलस्टोन से यहाँ पर या वहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, उससे कितना उसका स्थान परिवर्तन हुआ, दूसरी जगह जाने पर वह उसकी स्थिति होगी उस माइलस्टोन से। निर्देश तंत्र कई हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य भी निर्देश तंत्र हो सकता है, तारा भी हो सकता है निर्देश तंत्र, पृथ्वी भी निर्देश तंत्र हो सकती है, सड़क में लगा मील का पत्थर, बिजली का खंभा इत्यादि सभी निर्देश तंत्र के उदाहरण हो सकते हैं। निर्देश तंत्र दो प्रकार का होता है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तथा दूसरा अजड़त्वीय या त्वरित निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम का उदाहरण सूर्य है, तारा है, स्टार है। पृथ्वी को भी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम माना जाता है, परंतु वास्तव में पृथ्वी अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम का उदाहरण है, क्योंकि पृथ्वी की गति अपने अक्ष पर तथा सूर्य के गिर्द त्वरित गति है। और जिस निर्देश फ्रेम में त्वरण उत्पन्न होता है उसे अजड़त्वीय या त्वरित निर्देश फ्रेम कहा जाता है, तथा जिस निर्देश फ्रेम में त्वरण शून्य होता है उसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहा जाता है, जिसमें न्यूटन के गति का पहला नियम का पालन होता है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में। इसी प्रकार मेरी गो राउंड जो झूला होता है, बच्चों का झूला, वह भी अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम का उदाहरण है। तो इस प्रकार से निर्देश तंत्र को हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि दो प्रकार का होता है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एवं अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या त्वरित निर्देश फ्रेम या निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र को जानने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्थिति, पथ लंबाई एवं विस्थापन। जैसा कि निर्देश तंत्र में हम लोगों ने देखा था कि किसी कण की स्थिति को निर्देश तंत्र के तीनों परस्पर लंबवत नियामक अक्षों का कटान बिंदु, जिसे मूल बिंदु माना जाता है, ओ से उस किसी कण या पिंड के स्थिति को मापा जाता है। परंतु यदि गति, किसी वस्तु की गति, या सपोज करते हैं
सपोज किया जाए, माना जाए किसी मोटर कार की गति किसी सीधी सड़क पर हो रही है, सरल रेखा के उन्मुख हो रही है, या किसी सरल रेखा पर हो रही है, सीधी सड़क पर हो रही है, तो वैसी स्थिति में कार की पथ लंबाई जो कि सरल रेखीय है, उसके अनुदेश हम एक्स अक्ष को, नियामक अक्ष एक्स एक्सिस को मान सकते हैं कि एक्स अक्ष कार की पथ लंबाई के अनुरेख है या अनुदिश है, तथा उस सरल रेखा का कोई निश्चित बिंदु सपोज किया जाए ओ है, और वहाँ से उस कार की भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न स्थितियों को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो सपोज किया जाए सीधी सड़क के अनुरेख, सीधी सड़क पर किसी मोटर कार की गति हो रही है तथा उस कार के गति पथ के अनुरेख, उस सीधी सड़क के अनुरेख एक्स अक्ष को माना जाए यह एक्स अक्ष है, प्लस एक्स अक्ष, धनात्मक एक्स अक्ष बाएं से दाईं ओर, जबकि दाईं से बाईं ओर ऋणात्मक एक्स अक्ष, माइनस एक्स अक्ष बाईं ओर तथा दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष। अब यहाँ पर कोई बिंदु, इस सरल रेखा पर कोई बिंदु, और यह नियामक अक्ष एक्स नियामक अक्ष सीधी सड़क के अनुरेख है, मतलब कार द्वारा चली गई पथ की लंबाई या कार द्वारा तय किया गया पथ के अनुरेख एक्स एक्सिस को यहाँ दिया गया है। दाईं ओर धनात्मक एक्स अक्ष, बाईं ओर ऋणात्मक एक्स अक्ष, और यहाँ कोई निर्दिष्ट बिंदु है, कोई बिंदु है, निश्चित बिंदु ओ, और इस निश्चित बिंदु से हम कार की भिन्न भिन्न स्थितियों पर विचार करेंगे। तो सपोज किया जाए जब t = 0 है तो कार की स्थिति यहाँ पर है, यहाँ से कार गुजरी है वो बिंदु से, तो कार की स्थिति भी क्या होगा, स्थिति को 1 से निरूपित करेंगे, x = 0। अब इसके बाद कार आगे धनात्मक एक्स दिशा में 50 मीटर, फिर भिन्न भिन्न बिंदु है, भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं, 100 मीटर, 50-50 मीटर का अंतराल लिया जा रहा है यहाँ, फिर 150 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, और आगे भी लिया जा सकता है 350, 400, ये प्लस एक्सिस है, प्लस एक्स अक्ष है, इधर 300 मीटर। तो पहले प्रारंभ में जब t = 0 था तो कार किस स्थिति से गुजरी है, किस पॉइंट से, वह बिंदु ओ से गुजरी है। वो बिंदु हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, प्रारंभिक बिंदु ओ मान लिया जाए, जो कि मूल बिंदु के समान कार्य करेगा। अब जब t = 0 था तो मोटर कार इस पोजीशन से ओ पोजीशन से गुजरी। मान लिया कि किसी समय कार की स्थिति, कार ए बिंदु पर पहुंची, जब उसकी स्थिति इस निर्दिष्ट बिंदु से, इस बिंदु ओ से, प्रारंभिक बिंदु ओ से कितनी है, 250 मीटर है। तो जब कार ओ बिंदु से ए बिंदु पर धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील होकर के पहुंच गई ए बिंदु पर, तो उसकी स्थिति हो गई कितना, 250 मीटर इस प्रारंभिक बिंदु ओ के सापेक्ष। फिर एक बिंदु बी भी लिया जाए, जब कार बी बिंदु पर है तो उसकी स्थिति कितनी होगी, 150 मीटर होगी, लेकिन जब वह ए बिंदु और दाईं ओर ए बिंदु तक पहुंच गया धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, तो उसकी स्थिति हो गई 250 मीटर। और इधर भी ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में भी जो दूरी होगी, ओ बिंदु के दाईं ओर जो दूरी होगी उसे धनात्मक मान लिया जाए, तथा ओ बिंदु के बाईं ओर की जो दूरी होगी, सरल रेखा के ओ बिंदु के जो प्रारंभिक बिंदु है उसके बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक, तो इधर बाईं ओर, ओ बिंदु के बाईं ओर सरल रेखा पर यह दूरी -50 मीटर हो जाएगा। 50-50 मीटर का इंटरवल लिया जाए, यहाँ पर -100 मीटर हो जाएगा, -100, -150, 200, -200, जो भी दूरी होगी वो बिंदु के बाईं ओर सभी दूरी को हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक लेंगे, तो ये -100 मीटर हो गया। और यहाँ पर पोजीशन -100 मीटर पर पोजीशन मान लेते हैं कि सी बिंदु है, स्थिति उस मोटर कार की स्थिति अगर ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है तो अगर सी बिंदु से होकर गुजरेगा, सी बिंदु पर उसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, मूल बिंदुओं से, प्रारंभिक बिंदुओं से वह कितनी हो जाएगी, -100 मीटर होगी, मतलब ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में।
तो यह स्थिति हो जाएगी मोटर कार की। लेकिन धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में जब वह बी बिंदु से गुजरेगा तो उसकी स्थिति कितनी होगी? 150 मीटर होगी। जब वह ए बिंदु से होकर गुजरेगा मोटर कार, तो उसकी स्थिति कितनी हो जाएगी? 250 मीटर हो जाएगी। ये भिन्न भिन्न समयों पर कार की स्थिति को दर्शाता है, ए बिंदु, बी बिंदु। तो अगर कार ए बिंदु पर है तो उसकी स्थिति कितनी हो जाएगी? ओ ए इक्वल टू हो गया 150 मीटर, ओ ए इक्वल टू 250 मीटर। अगर कार उसके पहले थोड़ा बी बिंदु पर है तो प्रारंभिक बिंदु ओ से, यहाँ से जब टी बराबर 0 था तो मोटर कार का स्थिति कितना था? 0 था। टी इक्वल टू 0 पर, टी जब 0 था तो कण की स्थिति, ये मोटर कार की स्थिति कहाँ थी? स्थिति भी 0 था। क्योंकि इसी बिंदु से, इसी प्रारंभिक बिंदु या निर्दिष्ट बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ से हम उसकी स्थिति को, मोटर कार की स्थिति को सीधी सड़क पर हम मेजर करते हैं। तो t बराबर 0 पर x बराबर कण की स्थिति भी 0 थी, मोटर कार की स्थिति 0 थी। जब t इक्वल टू 0 था तो मोटर कार की स्थिति x बराबर भी 0 था। लेकिन जब कुछ समय के बाद वह अगर कार ए बिंदु पर चली गई, उस समय कुछ समय रहा होगा, तो उसकी स्थिति कितनी हो गई? धनात्मक +250 मीटर स्थिति हो गई, +250 मीटर। और जब मोटर कार सड़क के बी बिंदु से क्रॉस कर रहा है, बी बिंदु को क्रॉस किया, तो बी बिंदु पर कण की स्थिति होगी ओ बी इक्वल टू +150 मीटर धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। लेकिन जब कार अगर ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, मतलब दाईं ओर से बाईं ओर अगर ट्रेवल करे और सी बिंदु से अगर क्रॉस करे, तो वो बिंदु से इसकी स्थिति हो जाएगी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा कितना? -100 मीटर। अब कण की स्थिति इस अवस्था में कण की स्थिति ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि कण प्रारंभिक निर्दिष्ट बिंदु ओ से बाईं ओर ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है। यह भिन्न भिन्न समयों पर मोटर कार की भिन्न भिन्न स्थितियाँ सरल रेखा पर सीधी सड़क पर, जिसको कि सीधी सड़क के अनुरेख हमने एक्स एक्सिस को सपोज किया, माना गया। ओ बिंदु के दाईं ओर कण की स्थिति धनात्मक, मोटर कार की स्थिति धनात्मक, और ओ बिंदु के बाईं ओर मोटर कार की स्थिति को ऋणात्मक, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है बोर्ड पर। ओ ए इक्वल टू +2, जब ए पोजीशन पर कार है तो +250 मीटर, बी पोजीशन पर है सरल रेखा के तो ओ बी इक्वल टू +150 मीटर। ओ सी अगर ओ बिंदु के बाईं ओर है, ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है, इधर माइनस एक्स अक्ष है, माइनस एक्स अक्ष, तो ओ बिंदु के बाईं ओर मतलब ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में जब कण की स्थिति होगी तो वह उस कण की स्थिति को ऋणात्मक कहा जाएगा। मोटर कार की स्थिति को, यहाँ मोटर कार की गति है, अगर कोई दूसरा कण या पिंड होता है तो उसकी स्थिति होती, यहाँ मोटर कार की स्थिति ओ सी पोजीशन पर, सी बिंदु पर ऋणात्मक होगी, ओ सी इक्वल टू -100 मीटर। तो यह भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं भिन्न भिन्न समय पर मोटर कार की। तो यह स्थिति हुआ, स्थिति के बारे में। अब पथ लंबाई, जब मोटर कार या कोई कण या पिंड एक स्थान से, एक जगह से दूसरे जगह तक चली जाती है, अर्थात उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक अगर पिंड गति करता है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को, कुल वास्तविक दूरी को, जो पथ उसने कवर किया, जिस रास्ते को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने पर वह पिंड, यहाँ पर मोटर गाड़ी ने एक पोजीशन से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में जितना वास्तविक दूरी तय किया, उस पिंड द्वारा, यहाँ मोटर कार है तो मोटर कार द्वारा तय की गई मोटर कार की पथ लंबाई कहा जाएगा। तो पथ लंबाई क्या होगा? किसी सरल रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थिति में परिवर्तन होने से उस पिंड या वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी को पथ लंबाई कहा जाता है। तो पथ लंबाई की परिभाषा, किसी सरल रेखा या सीधी सड़क पर, सरल रेखा पर किसी कण या पिंड के स्थिति में परिवर्तन होने से, एक जगह से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर, किसी सरल रेखा पर किसी कण या पिंड के स्थिति में परिवर्तन होने से कण या पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी को उस पथ की पथ लंबाई कहा जाता है। उस वस्तु द्वारा तय की गई पथ लंबाई या दूरी कहा जाता है। तो
तो किसी सरल रेखा पर किसी कण या पिंड के स्थिति में परिवर्तन होने से उसके द्वारा, उस कण या पिंड के द्वारा तय की गई कुल वास्तविक दूरी, तय की गई कुल वास्तविक दूरी, कुल वास्तविक दूरी को पथ लंबाई कहा जाता है, को पथ लंबाई कहा जाता है। पाथ लेंथ। पथ लंबाई को दूरी भी कहा जा सकता है, जो कि दिशा पर निर्भर नहीं करता है, दिशा से स्वतंत्र होता है। कुल पथ लंबाई टोटल। अगर मोटर कार ओ बिंदु से चल करके ए बिंदु पर पहुंचती है तो उसकी पथ लंबाई कितनी होगी? 250 मीटर होगी। अगर मोटर कार ओ बिंदु से ए पर जाकर स्थिति में परिवर्तन हुआ, ओ बिंदु से ए तक जाकर पुनः वापस बी तक लौट आती है तो उसकी पथ लंबाई उसके द्वारा चली गई कुल दूरी होगी, वह दिशा पर निर्भर नहीं करेगा। अर्थात उसकी पथ लंबाई हो जाएगी कितनी? ओ ए प्लस ए बी। तो यदि मोटर कार सरल रेखा के ओ बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु ओ से, जो कि रेफरेंस पॉइंट है, निर्दिष्ट बिंदु ओ है, ओ से ए तक गया और फिर ए से वापस बी पर रिटर्न हो गया, तो उस स्थिति में जब मोटर कार सरल रेखा के निर्दिष्ट बिंदु ओ से चलकर गति आरंभ कर ए पर पहुंचती है तथा पुनः वापस बी बिंदु पर, उस सरल रेखा के बी बिंदु पर वापस लौट आती है, बी बिंदु पर लौट आती है, जो कि ए बिंदु के पहले है, बी बिंदु पर लौट आती है। तो मोटर कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, मोटर कार द्वारा तय की गई कुल दूरी उसकी पथ लंबाई कहलाएगा। मोटर कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर पथ लंबाई होगा, पथ लंबाई, और यह पथ लंबाई होगा ओ ए प्लस ए बी, जो कि दिशा पर निर्भर नहीं होगा। अब ए से बी की ओर आने में मोटर कार की दिशा बदल गई, लेकिन पथ लंबाई में उसका मॉड ही लेना होगा। ए बी दिशा माने ए से बी की ओर गतिशील होने पर दिशा परिवर्तित होती है, लेकिन पथ लंबाई में उसका मॉड ही लेना होगा। ए बी दूरी तय करने में ए बी दूरी को भी का मॉड ही लेना होगा, जो कि एक्स अक्ष के, धनात्मक एक्स अक्ष के विपरीत हो रहा है गति। तो पथ लंबाई इक्वल टू होगा ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। ओ ए इक्वल्स टू, स्थिति है ओ ए इक्वल टू 250 मीटर प्लस ए बी, ए से बी की दूरी 250 प्लस 150, 250 है यहाँ पर ए, और बी पोजीशन पर कितना है? 150 है। तो कुल दूरी कितना वह तय किया? 250 से 150 मतलब 100, 250 माइनस 150, फिर वापस लौट रहा है तो 100 मीटर वह, मतलब ए से बी तक आने में फिर वह 100 मीटर तय किया। 250 माइनस 150 इक्वल टू 250, 250 माइनस 150 दैट इज 100 मीटर। तो कुल पथ लंबाई हो गया 250 या प्लस ए बी दूरी हो गया 100 दैट इज 350 मीटर। तो यह मोटर कार की कुल दूरी हुआ या पथ लंबाई, जो कि 250 प्लस 100 दैट इज 350 मीटर। चूंकि पथ लंबाई दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए पथ लंबाई या दूरी अदिश राशि है, जिसका एसआई मात्रक मीटर होता है। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण राशि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन
अंग्रेजी में विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जो कि किसी निश्चित दिशा में किसी कण या पिंड की स्थिति में परिवर्तन है। किसी निश्चित दिशा में किसी कण या पिंड की स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है, जबकि किसी भी दिशा में किसी कण या पिंड की स्थिति में परिवर्तन को दूरी या पथ लंबाई कहा जाता है। तो किसी निश्चित दिशा में कोई कण या पिंड का स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। इसे आप लोग नोट करें। कोई निश्चित दिशा में किसी कण या पिंड के स्थिति में परिवर्तन, पोजीशन में चेंज, स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। चूंकि यह एक निश्चित दिशा में होता है, स्थान परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन कण या पिंड का, इसलिए इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है। जबकि पथ लंबाई या दूरी अदिश राशि है, चूंकि पथ लंबाई किसी भी दिशा में किसी कण या पिंड का स्थिति में परिवर्तन है। विस्थापन किसी कण या पिंड की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति में अंतर के द्वारा व्यक्त की जाती है। किसी कण या पिंड का विस्थापन इक्वल्स टू अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, और विस्थापन को डेल्टा संकेत से सूचित किया जाता है, जो कि एक ग्रीक अक्षर है, ग्रीक लेटर है, यूनानी लेटर है, यूनानी अक्षर डेल्टा, जो कि अंतर को बताता है, दो स्थितियों में अंतर को बताता है। तथा विस्थापन किसी कण या पिंड का प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम बिंदु या अंतिम स्थिति को मिलाने वाली रेखा द्वारा निरूपित की जाती है, जो कि न्यूनतम दूरी होती है। मतलब किसी कण या पिंड की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति को मिलाने वाली रेखा या न्यूनतम दूरी को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को विस्थापन कहा जाता है। अगर कोई पिंड ओ बिंदु से चलकर गति स्टार्ट कर किसी बिंदु ए पर पहुंचता है और वहां पर फिर ए बिंदु पर पहुंचकर वह बाईं ओर लंबवत दिशा में टर्न लेता है, मुड़ता है, तथा फिर बी बिंदु पर पहुंचता है और यहाँ से फिर वह पिंड दाईं ओर धनात्मक x दिशा में गतिशील होकर फिर दायां टर्न लेकर के, दायां लंबवत टर्न लेकर के 90 डिग्री का टर्न फिर लिया, 90 डिग्री से फिर मुड़ा तथा फाइनली सी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ओ बिंदु से सी बिंदु को प्रारंभिक बिंदु, पिंड का जो प्रारंभिक स्थिति सी ओ बिंदु और अंतिम स्थिति सी बिंदु, इसको मिलाने वाली जो न्यूनतम दूरी होगी, जो सीधी रेखा होगी, वह उस कण या पिंड का विस्थापन होगा। तो उसे सी को मिला दिया जाए तो यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, न्यूनतम दूरी होगी, जो कि उसी सरल रेखा के द्वारा निरूपित होगी, और यह उस कण या पिंड का विस्थापन होगा, जिसे डी वेक्टर संकेत से सूचित किया जा सकता है। यहाँ पर विस्थापन को ओ बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा के द्वारा उस पिंड का विस्थापन निर्धारित होता है, जो कि न्यूनतम दूरी होती है। जबकि पथ लंबाई क्या हो जाएगा? पथ लंबाई ओ ए, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, मतलब किसी पिंड या कण की दो स्थितियों के बीच उसके द्वारा तय की गई कुल वास्तविक दूरी को उसका पथ लंबाई कहा जाता है। तो पथ लंबाई कितना हो जाएगा? ओ ए, उस पिंड की पथ लंबाई क्या हो जाएगा जब वह प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक स्थिति ओ से अंतिम स्थिति सी पर पहुंचता है? तो उसकी कुल पथ लंबाई होगा कितना? ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, उसके द्वारा, उस पिंड द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, यह पथ लंबाई हुआ। जबकि प्रारंभिक बिंदु ओ तथा अंतिम बिंदु सी को मिलाने वाली सीधी रेखा,
जो कि न्यूनतम दूरी भी है, यह उस पिंड का विस्थापन को प्रदर्शित करता है। इसलिए यदि विस्थापन मालूम करने के लिए उस किसी पिंड की अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटाना होगा, दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्सएफ माइनस एक्स आई। अगर t1 समय पर पिंड की स्थिति x1 है तथा t2 समय पर पिंड की स्थिति x2 है, तो पिंड का विस्थापन डेल्टा एक्स, क्योंकि विस्थापन को डेल्टा के द्वारा, जैसा कि मैंने बतलाया, एक ग्रीक अक्षर है, एक यूनानी अक्षर है, ग्रीक लेटर डेल्टा, जो कि अंतर को निरूपित करता है। तो विस्थापन हो जाएगा पिंड का कितना, पिंड का विस्थापन प्रारंभिक स्थिति t1 पर अगर विस्थापन x1 है तथा कण की स्थिति, तथा t2 समय पर कण की स्थिति अगर x2 है, तो विस्थापन हो जाएगा कण का विस्थापन इक्वल टू x2, डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1। इसलिए विस्थापन को निरूपित करेंगे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन, इसको एक्सेप्ट लिखा जा सकता है या x2 मान सकते हैं t2 टाइम पर, और माइनस xi का मतलब i फॉर इनिशियल, i प्रारंभिक बिंदु के लिए आया है, प्रारंभिक स्थिति के लिए आया है, इनिशियल पोजीशन, एंड f इज द फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति। तो फाइनल का पहला लेटर f सफिक्स में x के, और x उसका विस्थापन है किसी समय पर। तो मान लिया t1 समय पर उसका विस्थापन कितना है, t1 समय पर कण की स्थिति xi है या x1 मान सकते हैं उसे, तथा t2 समय पर कण की स्थिति xf है या x2 भी माना जा सकता है। तो विस्थापन होगा, पिंड का विस्थापन t1 से t2 समय अंतराल में पिंड का विस्थापन डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्सएफ माइनस एक्स आई, और समय अंतराल डेल्टा टी लिया जा सकता है t2 माइनस t1। तो ये विस्थापन हो गया, पिंड का विस्थापन डेल्टा एक्स t1 से t2 समय में पिंड का विस्थापन डेल्टा एक्स, डेल्टा से सूचित किया जाएगा, निरूपित किया जाता है विस्थापन को, इक्वल टू अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति कौन है, एक्सएफ या x2, माइनस प्रारंभिक स्थिति कौन है, xi या x1 जो कि t1 समय पर है, और xf या x2 है t2 समय पर। तो दोनों का अंतर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, विस्थापन हो गया निकालने का तरीका, अंतिम स्थिति, पिंड की अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अब यहाँ पर अगर पथ लंबाई के उपरोक्त उदाहरण में अगर सीधी रेखा का निर्दिष्ट बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ओ बिंदु है x, जहाँ पर मोटर कार की स्थिति t बराबर 0 पर शून्य थी, और वहाँ से मोटर कार अगर धनात्मक x अक्ष की दिशा में a बिंदु तक गया, a स्थिति पर, मतलब a स्थिति 250 मीटर है, और वहाँ से फिर वापस लौट आया b पर, तो उसकी पथ लंबाई, मोटर कार की पथ लंबाई कितना हो गया, OA प्लस AB, हम लोगों ने अभी इसे मालूम किया था, 250 मीटर प्लस 100 मीटर, 250 मीटर प्लस 100 मीटर, दैट इज 350 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना होगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति कहाँ है, x इक्वल टू 0 है, और अंतिम स्थिति कहाँ है, मोटर कार A तक तो जरूर गया, मोटर कार गई A तक, लेकिन वहाँ से वापस लौट आई B बिंदु पर, इसलिए अंतिम स्थिति B बिंदु हो गया। इसलिए मोटर कार का विस्थापन हो जाएगा इस स्थिति में, कहाँ से, O बिंदु से A तक, और फिर वापस लौटकर B तक आने में। तो मोटर कार के सरल रेखा का निर्दिष्ट बिंदु या प्रारंभिक बिंदु O से, निर्दिष्ट बिंदु रेफरेंस पॉइंट बिंदु O से धनात्मक एक्स की दिशा में A तक जाकर वापस B बिंदु पर लौटने पर मोटर कार का विस्थापन डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्सएफ, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति कितना हो गया, 150 मीटर, बी बिंदु की स्थिति है, अंतिम स्थिति 150 मीटर माइनस
प्रारंभिक स्थिति कितना है, 0, दैट इज 150 मीटर। तो यहाँ मोटर कार का विस्थापन, उसकी पथ लंबाई, मोटर कार की पथ लंबाई कितनी है, OA प्लस AB, दैट इज 250 मीटर प्लस 100 मीटर, A से B तक वापस लौटने में तय की गई दूरी। तो कुल पथ लंबाई हो गया 250 मीटर प्लस 100 मीटर, दैट इज अर्थात 350 मीटर। जबकि विस्थापन कितना है, अंतिम स्थिति बी बिंदु पर वापस बी बिंदु पर लौटा है, ए बिंदु तक जाकर के सरल रेखा के बी बिंदु तक वह लौटा है, पुनः वापस जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से होकर फिर से वापस लौटा है। तो अंतिम स्थिति 150 मीटर, प्रारंभिक स्थिति 0, वो बिंदु से चलकर, तो 150 मीटर माइनस 0 दैट इज 150 मीटर। तो विस्थापन हो गया मोटर कार का 150 मीटर, जबकि पथ लंबाई हो गई 350 मीटर। तो इस स्थिति में मोटर कार का विस्थापन उसकी पथ लंबाई या उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी से कम है। इसलिए विस्थापन या तो पथ लंबाई के बराबर हो सकता है, अन्यथा पथ लंबाई से विस्थापन कम होगा, पथ लंबाई से विस्थापन अधिक नहीं हो सकता है। या तो पथ लंबाई के बराबर विस्थापन होगा और नहीं तो पथ लंबाई या दूरी से विस्थापन का मान कम होगा, जैसा कि इस उदाहरण में हम देखा जा सकता है। और अगर मोटर कार सरल रेखा के O बिंदु से चल करके ए बिंदु तक पहुंचता है, तो उस स्थिति में मोटर कार की पथ लंबाई OA = 250 मीटर 250 मीटर तथा मोटर कार का विस्थापन भी 250 मीटर ही होगा। इस स्थिति में पथ लंबाई, मोटर कार की पथ लंबाई या मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों का मान बराबर होगा। इसलिए विस्थापन या तो पथ लंबाई के बराबर होगा अथवा विस्थापन का मान पथ लंबाई से कम होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने डिस्कस किया स्थिति, पथ लंबाई, दूरी एवं विस्थापन को। विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि पथ लंबाई अदिश राशि है, परंतु दोनों का ऐसा ही मात्रक विस्थापन का तथा पथ लंबाई का मीटर होता है। इस प्रकार स्थिति, पथ लंबाई एवं विस्थापन को उदाहरण सहित हम लोगों ने डिस्कस किया तथा इसके पहले सरल रेखीय गति तथा निर्देश तंत्र को भी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। यदि यह वीडियो, जो कि हिंदी माध्यम में क्लास 11वीं भौतिकी फिजिक्स के चैप्टर 3 सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला पार्ट 1 था, यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट्स से शेयर करें तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।